नेक्स्ट, द पर्सन टू whom गुड्स आर डिलीवर्ड अकॉर्डिंग बेलमेंट इज कॉल्ड। अब देखो बेलमेंट में दो पार्टी होती है, एक होता है बेलर और एक होता है बेली। ये दो पार्टीज होती हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं तो क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को कि व्हाट इज बेलमेंट। लेट्स से हमने अगर एक स्कूटी परचेज की है तो स्कूटी परचेजिंग पे हमें 3 सर्विस फ्री मिलती है और उसके बाद अगर हम चाहें तो हम पेड सर्विस ले सकते हैं। तो अगर मान लो हम अपनी स्कूटी सर्विसिंग के लिए भेजते हैं तो सिंपली सामने वाली पार्टी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो गुड्स हमने दिया है उस पर वो काम करे जिसके लिए वो गुड्स मिला है और अपने पैसे लेकर के वो गुड्स वो हमें रिटर्न कर दें, यही उनकी ड्यूटी होती है। तो यहाँ पे दो पार्टी होती है, एक बेलर होता है और एक बेली होता है। बेलर वो होता है जो अपना गुड्स ट्रांसफ़र करता है बेली को, और बेली की ये ड्यूटी होती है कि जो भी एक्टिविटीज़ पे परफॉर्म करनी है वो परफॉर्म करने के बाद वो गुड्स बेलर को रिटर्न कर दें। क्लियर? एंड इफ़ इन केस फ्री सर्विस है तो वो पैसे नहीं लेंगे, बट अगर पेड सर्विस है तो बेली को आप पैसे दे दो और बेली आपका गुड्स आपको रिटर्न कर देगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा कि द पर्सन टू whom गुड्स आर डिलीवर्ड, वो पर्सन जिसको गुड्स भेजा जाता है वो कौन है? बेली, अभी हमने बताया, और जो भेजता है उसको हम क्या कहते हैं? बेलर। नेक्स्ट, इफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन वन द कमोडिटी इज अ। अब देखो अगर इनकम की बात करें तो इनकम और डिमांड का 3 तरह का रिलेशन होता है। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव और तीसरा होता है ज़ीरो। पॉजिटिव मतलब जब इनकम इंक्रीज होने पे डिमांड इंक्रीज हो रही हो। नेगेटिव तब होता है जब इनकम के इंक्रीज होने पे डिमांड डिक्रीज हो रही हो। और ज़ीरो तब होता है जब इनकम के इंक्रीज या डिक्रीज होने से हमारे डिमांड पे कोई भी अफेक्ट ना हो। क्लियर? पॉजिटिव में ही 3 तरह का रिलेशन होता है। ईडी इज इक्वल टू 1, ईडी इज ग्रेटर देन 1 एंड ईडी इज लेस देन 1। देखो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ईडी इज इक्वल टू 1 तब होता है जब इनकम इंक्रीज हुई 10% से और डिमांड भी इंक्रीज हुआ 10% से, तो ईडी इज इक्वल टू 1 होगा। ईडी इज ग्रेटर देन 1 तब होगा जब इनकम 10% से इंक्रीज हो रही हो और डिमांड 15% से इंक्रीज हो रहा हो। एंड ईडी इज लेस देन 1 तब होगा जब इनकम 10% से इंक्रीज हो रही हो और डिमांड भी इंक्रीज हो रही हो, पर कितना? सिर्फ 5%। क्लियर? तो जैसा प्राइस इलास्टिसिटी में होता है वैसे इनकम इलास्टिसिटी में होता है कि ईडी इज इक्वल टू 1 तब होता है जब हम लोग बात करते हैं कंफर्ट गुड्स की। कंफर्ट गुड्स मतलब जैसे क्लोथ। ईडी इज ग्रेटर देन 1 होता है फॉर लग्जरी आइटम्स, कि हमारी इनकम अगर थोड़ी सी भी बढ़ी तो हम लग्जरी आइटम्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और ईडी इज लेस देन 1 होता है उस गुड्स के केस में जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें वीट की, तो वीट का कंजम्पशन तो आप करोगे ही करोगे, बट आपकी इनकम बढ़ने से हो सकता है कि आप उसकी डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज कर दो। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल्स याद रखना क्योंकि यही एग्जाम्पल्स प्राइस इलास्टिसिटी के केस में भी एप्लीकेबल है। तो देखेंगे इस ऑप्शन में दिया हुआ है नेसेसिटी, लग्जरी, इंफीरियर और अनरिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लग्जरी। नेसेसिटी तब होता जब ईडी इज लेस देन 1 होता है ना, और इंफीरियर कब होता? जब नेगेटिव रिलेशन की बात करते। इनकम और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन भी होता है, बट किस गुड्स के केस में? इंफीरियर गुड्स के केस में। क्लियर? एक और चीज हम बता दें कि जो पॉजिटिव रिलेशन है वो होता है फॉर नॉर्मल गुड्स। जो नॉर्मल गुड्स होता है उनके साथ इनकम का कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। नेगेटिव तब होता है जब हम बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की, दैट इज लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की। तो ये हमने पहले भी बताया कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी हम क्या करेंगे? लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को कम कंज्यूम करेंगे। और ज़ीरो होता है जहां पे कोई भी रिलेशन नहीं होता। क्लियर? तो देखो यहाँ इंफीरियर दिया है, तो इंफीरियर का कब होगा? जब नेगेटिव रिलेशन हो। नेसेसिटी और लग्जरी कब होता है? जब पॉजिटिव की बात करें हो, दैट इज नॉर्मल गुड्स की। क्लियर? और अनरिलेटेड मतलब ज़ीरो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लग्जरी। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज अ रिजल्ट ऑफ डिक्लाइन इन वैल्यू, इलॉप्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस। तीनों ही होता है क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट करिए तो भी आपका जो फिक्स्ड एसेट है वो डेप्रिशिएट होगा, टाइम की वजह से भी डेप्रिशिएट होता है और वैल्यू में डिक्लाइन की वजह से भी डेप्रिशिएट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, द वर्ल्ड बैंक इज नोन एज IBRD, IFC, IMF, IDA। इसका करेक्ट आंसर होगा IBRD। अगर IBRD की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है इंटरनेशनल बैंक
फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक और पॉइंट हम यहाँ पे लर्न कराएंगे कि वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1944 में, और इसका ऑफिशियल नेम क्या है? IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर होगा IBRD। नेक्स्ट, एन एंटरप्रेन्योर्स प्राइमरी मोटिवेशन फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस इज टू बी इंडिपेंडेंट, टू मेक मनी, टू बी फेमस, टू बी पावरफुल। अब कोई भी जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो उसका मोटिव सिर्फ यही होता है कि वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता, जॉब नहीं करना चाहता, तो कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, खुद के डिसीजन खुद लेना चाहता है। तो सबसे पहला मोटिव किसी भी एंटरप्रेन्योर का क्या होता है? टू बी एन इंडिपेंडेंट। पैसा तो बनाएगा ही, फेमस भी होगा, पावरफुल भी बनेगा, पर सबसे पहला मोटिव क्या होता है? प्राइमरी मोटिव, टू बी इंडिपेंडेंट। Next, the RBI was nationalized in the year 1949. Next, Section 68 of the Indian Companies Act 2013 relates to, अब देखो Section 68 related है बाईबैक ऑफ शेयर्स से। तो बेसिकली सेक्शन 68 की बात करें तो ये एम्पावर करता है कंपनी को टू परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज इन सर्टेन केसेस, कि अगर कंपनी चाहे तो वो अपने खुद के शेयर्स और खुद की सिक्योरिटीज परचेज कर सकती है कुछ सर्टेन केसेस में। और इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? बाईबैक ऑफ शेयर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बाईबैक ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स वाज इंट्रोड्यूस्ड in the year 1954. Next, every company is required to spend on corporate social responsibility, that is CSR, under section 135 subsection 5 of the Companies Act 2013 an amount not less than, अब देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक कंपनी की है कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी में इन्वेस्ट करें, और उनका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? कम से कम, मैक्सिमम हम नहीं बोल रहे, मिनिमम 2%। और ये 2% किसका होगा? एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? मतलब फाइनेंशियल ईयर के पहले के जो 3 साल हैं, उन 3 साल में आपने जितना भी नेट प्रॉफिट अर्न किया है उसका एवरेज आपको निकालना है, और उसका 2% कम से कम आपको इन्वेस्ट करना है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट। और ये एवरेज नेट प्रॉफिट कितने साल का निकालना है, ये याद रखना कि ये 3 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करना है। और एक एग्जाम्पल भी ले लो कि लेट्स से हम 2021 की बात कर रहे हैं, तो 2021 में हम कितना % CSR में इन्वेस्ट करेंगे, उसका कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? 2018, 2019, 2020, इन तीनों साल का जो भी आपका नेट प्रॉफिट है उसको आप ऐड कर लो। लेट्स से तीनों साल हमारा जो प्रॉफिट है 10 लाख 10 लाख 10 लाख का है, तो टोटल कितना हो गया? 30 लाख डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि एवरेज निकालना है, तो ओवरऑल कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख का 2%। क्लियर? इतना अमाउंट कम से कम आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है? CSR में। तो ये किसकी ड्यूटी होती है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये ड्यूटी होती है कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी में इन्वेस्ट करे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज एप्लीकेबल टू, अब देखो अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए है, इसमें कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है। इमूवेबल गुड्स, मूवेबल गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, द टर्म एंटरप्रेन्योर केम फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। बेसिकली एंटरप्रेन्योर फ्रेंच वर्ड से आया है, और वो फ्रेंच वर्ड क्या है? एंट्रप्रेन्योरी। क्लियर? और अगर हम इसका इंटरप्रिटेशन देखें, दैट इज ट्रांसलेशन देखें, तो इसका मतलब होता है अंडरटेकर और एडवेंचरर। क्लियर? ये वर्ड बेसिकली जिस इकोनॉमिस्ट ने दिया था उसका नाम है जीन बैप्टिस्ट। सब लर्न करना है इसलिए साथ ही साथ हम बता दे रहे हैं। तो टर्म एंटरप्रेन्योर कहाँ से आया? फ्रेंच वर्ड से। नेक्स्ट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ, अब देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू कैश अकाउंट, एंड कैश अकाउंट बेसिकली क्या है? रियल अकाउंट।
तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी क्या होगा, रियल अकाउंट। और भी एक रीज़न है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है और क्लोजिंग बैलेंस होता है, दोनों किसको रिप्रेजेंट करता है, कैश और बैंक बैलेंस को। तो कैश अकाउंट बेसिकली क्या है, रियल अकाउंट, तो इसका मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी क्या होगा, रियल अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट, कैजुअल इनकम इज, अब अगर हम लोग कैजुअल इनकम की बात करें तो ये कंप्लीटली दैट इज फुल्ली टैक्सेबल है और इस पर फ्लैट 30% टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर हम अपनी हाउस प्रॉपर्टी लेट कर रहे होते, मतलब किसी को रेंट पे दे रहे होते, तो उस केस में उसका जो रेंट बनता, इनकम बनता, उसकी इनकम टैक्सेबल होती अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट यहाँ सबलेटिंग की बात हो रही है, तो सबलेटिंग की इनकम कहाँ डालते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट, डिसीजंस आर मेड इन सिचुएशंस ऑफ सर्टेनिटी, रिस्क, अनसर्टेनिटी। डिसीजन तो भाई आपको हर एक सिचुएशन में लेना होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वहाँ रिस्क हो या ना हो, डिसीजन तो हर एक सिचुएशन में लेना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस आर शोन इन। अब देखो अगर ये विद इन ट्रायल बैलेंस है तो इसका मतलब सिर्फ इसका एक ही एडजस्टमेंट होगा और डायरेक्टली हम इसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। क्लियर। बट अगर ये एडजस्टमेंट में होता तो इसका मतलब इसको ट्रेडिंग पीएल में भी दिखाते प्लस बैलेंस शीट में भी दिखाते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट इज लोकेटेड एट, इसका करेक्ट आंसर होगा नोएडा। नेक्स्ट, एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन इज मेड इन, अब देखो अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो इसमें कोई कैश फ्लो तो होता नहीं है, इसका मतलब ये कैश बुक में नहीं जाएगा। डेप्रिसिएशन में किसी भी तरह का कोई सेल परचेज भी नहीं है ऑफ गुड्स, तो इसका मतलब ना ये सेल बुक में जाएगा, ना परचेज बुक में, ना सेल रिटर्न बुक, ना परचेज रिटर्न बुक। तो उसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन बचा वो है जर्नल प्रॉपर, एंड जर्नल प्रॉपर में हम वो एंट्रीज डालते हैं जो किसी भी अदर सब्सिडियरी बुक्स में नहीं पास करते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जर्नल। बेसिकली इसका फुल फॉर्म होगा जर्नल प्रॉपर, सिर्फ जर्नल नहीं होगा, ये होगा जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज इज प्रोवाइडेड बाय, बेसिकली ये प्रोवाइड तो करता है नाबार्ड, क्योंकि फाइनेंस की बात कर रहा है ना। बट ऑप्शन में देखो हमारे पास क्या क्या दिया है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टेट एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। गैट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1948, और बेसिकली गैट के फुल फॉर्म की बात करें तो वो भी लर्न कर लेना, इसका फुल फॉर्म है जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। फुल फॉर्म क्या है, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। अगर हम गैट की बात करें तो बेसिकली गैट साइंड हुआ था बाय 23 कंट्रीज, 23 कंट्रीज के थ्रू ये साइन हुआ था। कब, इन अक्टूबर 1947। बट ये लॉ कब बना, या फिर कह सकते हैं कि इफेक्ट में कब आया, 1 जनवरी 1948 से। क्लियर। गैट का फुल फॉर्म हमने पहले ही बता दिया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये लर्न कर लेना। इसके अलावा ये चीज़ याद रखना कि जो गैट है वो साइंड हुआ बाय 23 कंट्रीज इन अक्टूबर 1947, बट ये इफेक्ट में आया फ्रॉम 1 जनवरी 1948। तो करेक्ट आंसर होगा 1948। नेक्स्ट, कैश रिजर्व्स रेशियो इज बिटवीन, ये जो कैश रिजर्व रेशियो है ये किस किस के बीच में होता है, डिपॉजिट एंड कैश रिजर्व्स के बीच में। तो करेक्ट आंसर होगा डिपॉजिट एंड कैश रिजर्व्स। नेक्स्ट, फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस अ वेरी सीनियर सिटीजन शैल बी दैट इंडिविजुअल हुज एज इन प्रीवियस ईयर इज, वेरी सीनियर पूछा है, सिर्फ सीनियर पूछता तो वो 60 to 80 के बीच में होते, बट यहाँ वेरी सीनियर पूछा है तो वो 80 अबव होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 80 ईयर्स और मोर। नेक्स्ट, एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल व्हेन, सिंपल, जब हमारा इंश्योर्ड अमाउंट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट से कम होगा। हमने क्या बोला कि जितना हमने इंश्योरेंस लिया है वो किससे कम होगा, वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तभी तो हमें एवरेज की ज़रूरत पड़ेगी।
इफ़ इन केस मान लो हमने इंश्योरेंस कराया होता 20,000 का और हमारे जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो होती 10,000, तो नो डाउट 10,000 का लॉस होता तो हमें 10,000 मिलता, तो एवरेज करने की ज़रूरत नहीं होती। बट लेट्स से हमारी इंश्योर्ड अमाउंट है 20,000 एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका हमने इंश्योरेंस कराया था उसकी वैल्यू है 40,000। तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एवरेज करेंगे और एवरेज करके देखेंगे कि हमें कितना पैसा कंपनी से मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, द इंश्योर्ड अमाउंट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। Next, a monopolist would determine the price of his goods under the condition when, where its elasticity of demand is ED उसके लिए क्या होगा, more than 1, क्योंकि अगर इनकी प्राइस में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हुआ तो नो डाउट डिमांड में ज़्यादा चेंज होगा। रीज़न बीइंग इनका मोनोपोली है। अगर मोनोपोली है मतलब उसका कोई, उस प्रोडक्ट का कोई भी सब्सिट्यूट, उस गुड्स और सर्विसेज का कोई भी सब्सिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। तो प्राइस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होने से ही डिमांड में चेंज ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली किसके, प्राइस के। अगर प्राइस डिक्रीज हुई 10% से तो नो डाउट डिमांड इंक्रीज होगी 20% से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज, ये तो सिंपल है, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या है, P01 मल्टीप्लाई Q01 इज इक्वल टू V01, और V01 बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, समेशन P1Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0Q0। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विथ मैकलेन थ्योरी, ये लर्न कर लेना, साइकोलॉजिकल मॉडल, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइलेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, होमोजीनियस प्रोडक्ट, इसमें हेट्रोजीनियस होता है। परफेक्ट नॉलेज, ये भी नहीं होता। यहाँ पे लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो क्लोज सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, तो उस केस में बायर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट नहीं, यहाँ सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न बीइंग सबका ऑलमोस्ट प्रोडक्ट सिमिलर टाइप का है, तो उसको सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा बियर करनी होती है अगर आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है तो। एंड लास्ट इज लिमिटेड मोबिलिटी, ये करेक्ट है, ये साइलेंट फीचर है। लिमिटेड मोबिलिटी बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें या गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें, दोनों ही परफेक्टली मोबाइल नहीं होते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, लिमिटेड मोबिलिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, कॉन्फ्रेंसेज है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, इंटरव्यू है, बट क्वेश्चन आयर है क्या, नहीं। क्वेश्चन आयर में एक लिस्ट आपको दे दी जाती है जहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और उसके 3 ऑप्शंस होते हैं, येस, नो, नॉट एप्लीकेबल। आपके अकॉर्डिंग जो भी करेक्ट आंसर है आपको उसके आगे टिक लगाना होता है। तो ये बेसिकली क्या है कि आपको मेल के फॉर्म में भेज दिया जाता है, ये क्वेश्चन ऐसे आपको मेल कर दिए जाते हैं या आपको इसकी हार्ड कॉपी दे दी जाती है फिल करने के लिए, तो ये ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन आयर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिटन कम्युनिकेशन, टेलीफैक्स है, चार्ट है, ईमेल है, बट क्या अनाउंसमेंट है, नहीं। अनाउंसमेंट किसका पार्ट हो जाएगा, ओरल कम्युनिकेशन का, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अनाउंसमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरा लैंग्वेज, अगर हम पैरा लैंग्वेज की बात करें तो हम बात कर रहे हैं वोकलिक्स की, जैसे स्पीड ऑफ स्पीकिंग, पिच, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें क्या है, पैरा लैंग्वेज का पार्ट है। तो देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, टाइम लैंग्वेज, पॉज, पिच वेरिएशन, स्पीकिंग स्पीड, ये सब तो किसका पार्ट है, पैरा लैंग्वेज का। बट क्या टाइम लैंग्वेज है, नहीं। टाइम लैंग्वेज पैरा लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, टाइम लैंग्वेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ लेबर, नन ऑफ दीज, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेकिंग, इंटरनल ऑडिट, इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरनल चेकिंग। इंटरनल चेकिंग बेसिकली किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ लेबर पे। अब कैसे है वो भी देखो, अगर हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो डिवीजन ऑफ लेबर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो वर्क प्रोसेस है उसको सेपरेट कर देते हैं, दैट इज़ द सेपरेशन ऑफ अ वर्क प्रोसेस इनटू नंबर ऑफ टास्क। बहुत छोटे छोटे टास्क में उसको बांट देते हैं और हर एक टास्क अलग अलग पर्सन या अलग अलग ग्रुप परफॉर्म करता है, क्लियर। एंड वैसे ही इंटरनल चेकिंग में क्या करते हैं कि इंटरनल चेकिंग में ऐसे चेक लगाते हैं कि हर एक पर्सन का काम दूसरे पर्सन के थ्रू चेक हो जाए, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर को हमने किससे कनेक्ट किया, इंटरनल चेकिंग से। तो करेक्ट आंसर होगा इंटरनल चेकिंग। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इज परमानेंट एविडेंस। आप देखो परमानेंट अगर चाहिए तो फिर रिटन होगा, अगर ओरल होगा तो उसका आपके पास कोई सबूत एविडेंस नहीं होता, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रिटन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जिसका खर्चा आपने आज किया है बट उसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलता है और आप उसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हो। क्लियर? जैसे इफ इन केस मान लो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, आपने आज अपनी कोचिंग सेंटर के लिए एडवर्टीजमेंट कराया जिसका फायदा आपको अगले 5 साल के लिए मिलना है, तो ये कैसा खर्चा हुआ? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और आप क्या करोगे कि इस करंट ईयर से रिलेटेड जितना खर्चा है वो सिर्फ आप पीएल में दिखाओगे और बाकी जो 4 साल का बैलेंस बचेगा वो आप दिखाओगे बैलेंस शीट में। क्लियर? तो अगर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज नहीं है, रिपेयर ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, ये सारे कैसे खर्चे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बेसिकली करंट ईयर से रिलेटेड है। बट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब एक ऐसा खर्चा जो कंपनी बनाने से रिलेटेड है। तो कंपनी बनाने से रिलेटेड जो खर्चा होता है उसको आप 5 साल में राइट ऑफ करते हो, ना कि करंट ईयर में। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज? मोड, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन। मीन की अगर हम बात करें तो ये तो एवरेज है, बट क्या मोड है? नहीं, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को शो करता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मोड। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्क अवॉइडर्स, स्मॉल रिस्क टेकर्स, मॉडरेट रिस्क टेकर्स और हाई रिस्क टेकर्स। करेक्ट आंसर होगा मॉडरेट रिस्क टेकर्स, क्योंकि जो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल कम रिस्क लें या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा रिस्क लें। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको मॉडरेट रिस्क लेकर के चलना होगा अपने बिजनेस में, और हर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मॉडरेट रिस्क टेकर ही होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मॉडरेट रिस्क टेकर। नेक्स्ट, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेज मार्जिनल प्रोडक्ट इज। अब देखो यहाँ पे इसका रिलेशन देख लो एपी और एमपी का। इफ इन केस एपी ग्रेटर है एमपी से तो उस केस में एपी फॉल कर रहा होगा, अगर एपी लेस देन एमपी है तो एपी राइज कर रहा होगा, एंड एपी इज इक्वल टू एमपी है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा? एपी अपने मिनिमम पे होगा। क्लियर? ये रिलेशन था 3। अब देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अगर एपी इंक्रीज कर रहा है तो उस केस में मार्जिनल प्रोडक्ट कहाँ होगा? एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मोर देन एवरेज प्रोडक्ट। नेक्स्ट, सैम्पल इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। सैम्पल किसको रिप्रेजेंट करता है? डेटा, नन ऑफ दीज, यूनिवर्स, इन्वेस्टिगेटर। यूनिवर्स को। नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी एट द पॉइंट ऑफ सेटिएटी इज। अब देखो पॉइंट ऑफ सेटिएटी पे क्या होता है? 0। इसके पहले पॉजिटिव होता है और इसके बाद नेगेटिव। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा 0। नेक्स्ट, द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज। ये क्वेश्चन भी लर्न कर लेना, एकेन वॉल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ प्रोसेस लॉस दैट शुड नॉट अलाउड टू अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स यूनिट। अब देखो एक ऐसा लॉस जिसकी वजह से हमारे पर यूनिट कॉस्ट को अफेक्ट नहीं होगा, तो ऐसा कहाँ होता है? अब नॉर्मल लॉस में, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस बेसिकली आपको अपने पॉकेट से बेयर करना होता है, ये आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, एंड क्योंकि आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते इसको आप कहाँ दिखाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट अगर हम लोग बात करें नॉर्मल लॉस की, तो नॉर्मल लॉस आप किससे चार्ज करते हो? डायरेक्टली कस्टमर से, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अब नॉर्मल लॉस। नेक्स्ट, द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ फर्म फॉर एक्वायरिंग अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड। अब देखो अगर कोई कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो जिससे आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिल रहा है तो ये तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, क्योंकि हम इसको बुक्स में दिखाएंगे। बट इफ़ इन केस मान लो मेरी अपनी कोचिंग सेंटर है जहाँ पे हम एज अ टीचर पढ़ा भी रहे हैं, तो क्या हम अपनी कोचिंग से कुछ भी इन रिटर्न लेंगे? नहीं। बट हमें पता है कि अगर हम अपनी जगह किसी और टीचर को अपॉइंट करते तो हमें उनको सैलरी पे करनी होती। तो जो हमें पता है कि खर्चा होगा बट स्टिल हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो हमारे पॉकेट से नहीं जा रहा, तो वो होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर? तो यहाँ अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परचेज करें तो नो डाउट हम उसके लिए पेमेंट करेंगे और हम उसको अपनी बुक्स में भी शो करेंगे, तो उस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। Next, if elasticity of demand is equal to 1 and average revenue is 10, then marginal revenue is। अब देखो AR, MR और elasticity of demand का जो रिलेशन है वो है MR is equal to AR multiply E minus 1 divided by E। क्लियर? और रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो सिंपली हम बता रहे हैं कि अगर हम E दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 1 लेंगे तो हमारा MR क्या आएगा? 0। अगर हम इसकी वैल्यू 1 रखें
दैट इज 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, तो बट ऑब्वियस एम आर की वैल्यू कितनी आएगी 0। इफ़ इन केस ई इज़ ग्रेटर देन 1 होगा तो एम आर की जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव, एंड ई इज़ लेस देन 1 हुआ तो एम आर की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एम आर कितना आएगा। अब फॉर्मूला हमें पता है 10 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 दैट इज ई माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई दैट इज 1। तो सिंपली वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्या हमें ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत थी? नहीं। अगर हमारे पास दिया है कि ई इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब एम आर क्या होगा 0, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 0। नेक्स्ट प्लान्स फ्रेम्ड बाय मिडिल लेवल मैनेजर्स आर। मिडिल लेवल मैनेजर बेसिकली क्या करते हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनके प्लान्स को समझ करके वही कन्वे कर देते हैं ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स को। वो कभी भी वर्क नहीं करते। बेसिकली उनका काम क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम को मैनेज करना, काम को एग्जीक्यूट करना, काम कराना। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा टैक्टिकल प्लान्स। अगर टैक्टिकल प्लान्स की बात करें तो इसका मतलब होता है हाउ डू वी अचीव आवर स्ट्रैटेजिक प्लान। जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है वो हम कैसे अचीव करें, दैट इज़ जो भी हमने स्ट्रैटेजी और प्लान अपना बनाया है उसको हम कैसे फुलफिल करें, वो किसका काम होता है? वो होता है मिडिल लेवल मैनेजर्स का, जिसको हम लोग टैक्टिकल प्लान्स भी कहते हैं। ऑपरेशनल प्लान्स बेसिकली कौन बनाता है? ऑपरेटिंग लेवल मैनेजर। एंड स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग रेंज प्लान ये कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजर। ऑपरेशनल प्लान्स बेसिकली कौन बनाता है? लो लेवल मैनेजमेंट। और स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग रेंज प्लान कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, रेट ऑफ TDS ऑन लॉटरी विनिंग इज 30%। नेक्स्ट, द पर्सन फॉर हुम एजेंट्स परफॉर्म एनी एक्ट और रिप्रेजेंट हिम। अगर आप किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हो इसका मतलब आप कौन हो? एजेंट हो। आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे होगे? प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर? तो क्या है? द पर्सन फॉर हुम एजेंट परफॉर्म। एजेंट किसके लिए काम करता है? अपने प्रिंसिपल के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रिंसिपल। एंड अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो वही लायबल होता है हर एक एक्टिविटी के लिए जो एजेंट परफॉर्म करता है। क्लियर? नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय। अब देखो अगर हम लोग फर्स्ट ऑडिटर की बात करें तो एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 उसमें ये लिखा है कि जो फर्स्ट ऑडिटर या ऑडिटर्स हैं वो कौन अपॉइंट कर सकता है? वो अपॉइंट कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये अपॉइंटमेंट कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के रजिस्ट्रेशन से 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना होता है अपना फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द डायरेक्टर्स इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड। नेक्स्ट, an abnormal gain is a process occurs when the normal loss is equal to actual loss, the actual output is greater than the planned output, the actual loss is less than expected loss और the actual loss is more than expected loss। अगर हमने उम्मीद किया है कि हमें 100 रुपये का लॉस होगा बट एक्चुअली में हमें लॉस सिर्फ 80 रुपये का हो रहा है तो इसके बीच का जो फ़ायदा है ना वो क्या होता है? abnormal gain। क्लियर? तो इसका मतलब कि जो हमारा एक्चुअल लॉस है वो किससे कम होगा? एक्सपेक्टेड लॉस से। तो इस डिफरेंस को हम कहेंगे अबनॉर्मल गेन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? द एक्चुअल लॉस इज लेस देन एक्सपेक्टेड लॉस। नेक्स्ट, इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउड इज 200। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है वहाँ जहाँ हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के MCQs डिस्कस किए हैं और वो सारे MCQs हर एक यूनिवर्सिटी के लिए रेलेवेंट है। तो उसकी लिंक पे हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। Next, in India, national income is estimated by CSO, that is Central Statistical Organization. Next, the first bank in India to launch Aadhaar-linked cashless merchant solution is HDFC, SBI, IDFC और IDBI। इसका करेक्ट आंसर होगा IDFC बैंक। IDFC बैंक पहला बैंक था जिसने आधार लिंक्ड कैशलेस मर्चेंट सोल्यूशन लॉन्च किया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? IDFC। तो यहाँ देखो 2019 का ये पूरा क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिया। अब ये क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भले गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ये पेपर है बट आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के लिए सेम पैटर्न ही हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी
जो अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ रही हैं वो उनके बीकॉम सब्जेक्ट से ही रिलेटेड हैं। तो अगर आज की क्लास में आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, या टेलीग्राम चैनल पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, एंड साथ ही साथ हम इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर देंगे। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, हम एक बार फिर बता रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चंस हर एक यूनिवर्सिटी के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस घुमा फिरा करके एग्जाम में पूछने हैं। बाकी हमने सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी क्लासेस अपलोड की हुई हैं, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करो, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, और बाकी सब्जेक्ट्स पे भी हम बहुत जल्दी क्लास अपलोड करेंगे। हमारा एक दूसरा भी चैनल है एक्सेल एडुकेयर, जहां हम चैप्टर वाइज ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस अपलोड किए हैं, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्टैट्स पे भी हम इंडिविजुअल चैप्टर पे क्लास अपलोड कर रहे हैं। तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से वो सारे चैप्टर्स भी आप कवर कर लेना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।